चलिए, तो आज हमको यहाँ पर कलचुरी वंश शुरू करना है। इससे पहले हम लोगों ने बाण वंश तक देखा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर इस प्रकार से अगर मैं बनाऊँ, छत्तीसगढ़ भारत बनाऊँ इस प्रकार से, ये हमारा भारत और भारत में यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया था कि ये जो कोरबा वाला क्षेत्र है, इस कोरबा वाले क्षेत्र में जो बाण वंश है वो शासन कर रहे हैं, है ना। मतलब इस प्रकार देखा तो छत्तीसगढ़ का मुख्य जो हिस्सा है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, बाण वंश के शासक एक विक्रमादित्य है जो कि शासन कर रहे हैं। मतलब आपका पाली वाला जो क्षेत्र है, रतनपुर से आगे जाओगे कोरबा जिला में तो वहां पर पाली है। तो उस पाली वाले क्षेत्र में एक शासक मैंने क्या बताया, बाण वंश के शासक विक्रमादित्य यहाँ पर शासन कर रहे हैं। ठीक है, बाण वंशी शासक विक्रमादित्य, ये यहाँ पर शासन कर रहे हैं। अब इसी समय क्या होता है कि ये जो कलचुरी वंश मतलब कि यहाँ पर त्रिपुरी वाले क्षेत्र से, ठीक है, इधर त्रिपुरी है, तो इस त्रिपुरी वाले क्षेत्र से जो कलचुरी वंश के एक शासक थे, देखो एमपी में है ना त्रिपुरी, ध्यान में रखेंगे, कुछ इसको ऐसा बनाया जाए। तो जो एमपी में है त्रिपुरी, इस त्रिपुरी वाले क्षेत्र में मतलब त्रिपुरी के जो कलचुरी थे, त्रिपुरी के कलचुरी, इस त्रिपुरी के कलचुरी के एक शासक होते हैं जिसका नाम रहता है शंकरगढ़ द्वितीय। ठीक है, तो शंकरगढ़ द्वितीय आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय यहाँ से क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे, किसके ऊपर, यहाँ आक्रमण कर देंगे। जब ये शंकरगढ़ द्वितीय आक्रमण करते हैं, शंकरगढ़ द्वितीय, इसको मुग्धतुंग के नाम से भी जाना जाता है। मुग्धतुंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो शंकरगढ़ द्वितीय का आक्रमण होता है और आक्रमण करने के बाद ये जो पाली के जो बाणवंशी शासक हैं, ठीक है, पाली में जो बाणवंशी शासक शासन कर रहे थे विक्रमादित्य, इसको पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद वापस लौट जाते हैं। ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय कहाँ चले जाते हैं, वापस लौट जाएंगे, अपने त्रिपुरी चले जाएंगे। और ये जो आक्रमण हुआ मतलब आक्रमण जो हुआ था वो कब किया गया था, ये किए थे मतलब 900 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 900 ईस्वी में ये जो आक्रमण था ये हुआ था। अब आक्रमण किए, विक्रमादित्य को पराजित किया और वापस लौट गए, मतलब एमपी मतलब त्रिपुरी वो वापस लौट गए थे। अब इसके बाद 1000 ईस्वी बाद, मतलब 1000 ईस्वी में मतलब कि 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल बाद या फिर 1000 ईस्वी कह सकते हैं, 1000 ईस्वी में, ठीक, 1000 ईस्वी में क्या होता है, फिर से इस त्रिपुरी से एक शासक वापस आते हैं छत्तीसगढ़ में। हालांकि देखो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बाणवंश शासक को तो पराजित करके वो वापस चले गए हैं, लेकिन लगभग 100 साल बाद वापस आते हैं इस त्रिपुरी वाले क्षेत्र से। जो मतलब वापस जो आते हैं उनका नाम रहता है कलिंग राज रहता है। तो कलिंग राज वापस आते हैं हमारे मतलब ये छत्तीसगढ़ आते हैं और आने के बाद यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, मतलब कि कलचुरी वंश की यहाँ पर स्थापना करते हैं। देखो पहले त्रिपुरी वाले क्षेत्र में एक शासक शंकरगढ़ द्वितीय त्रिपुरी वाले क्षेत्र से आए छत्तीसगढ़ में, और पाली के जो शासक हैं विक्रमादित्य, जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य है, इसको पराजित किया, वापस चले गए। और 100 साल बाद 1000 ईस्वी में, ये 1000 ईस्वी में ना, 1000 ईस्वी में क्या होता है कि फिर से त्रिपुरी से एक शासक आते हैं यहाँ पर जिसका नाम रहता है कलिंग राज, और कलिंग राज को भेजते हैं उसके पिताजी का नाम क्या रहता है, कोकलदेव द्वितीय रहता है। देखो इसके पिताजी का नाम क्या रहता है, देखो एक शंकरगढ़ द्वितीय के पिता का नाम रहता है कोकलदेव प्रथम, कोकलदेव प्रथम। तो जो कोकलदेव प्रथम होते हैं वो भेजे रहते हैं किसको, शंकरगढ़ द्वितीय को भेजे रहते हैं। अब यहाँ पर 1000 ईस्वी में जो कोकलदेव द्वितीय रहेंगे, ठीक है, मतलब कि 100 साल बाद इसकी ये पुत्र आ जा रहेंगे कोकलदेव। इस प्रकार से इसको पुत्र नाती जो भी होगा, है ना, फिलहाल इसके अपना रिलेशनशिप में इसका नहीं जाना है, कैसे कैसे क्या क्या है उसको। लेकिन यहाँ पर कोकलदेव द्वितीय अब शासन करते रहते हैं, मतलब कि 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास त्रिपुरी में कोकलदेव द्वितीय शासन करते रहते हैं। अब इसके जो पुत्र होते हैं, इसके पुत्र होते हैं कलिंग राज। तो अब इस कलिंग राज को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भेजा जाता है कि जाओ और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करो। ठीक है, कलिंग राज इस प्रकार से। तो ये जो कलिंग राज है ये हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं, कब आते हैं, 1000 ईस्वी में आते हैं।
और यहाँ आने के बाद ये क्या करते हैं, कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। देखो तो इस प्रकार से ये पूरा छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश का आगमन है उसको मैंने आपको समझाया। पहले पाली वाले क्षेत्र में मैंने क्या बताया कि बाणवंशी शासक विक्रमादित्य शासन करते रहते हैं। उसी समय जो त्रिपुरी के एक शासक थे कोकलदेव प्रथम, उसके पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय छत्तीसगढ़ आते हैं और यहाँ पर बाणवंशी जो शासक विक्रमादित्य हैं उसको पराजित करके वापस लौट जाते हैं। ठीक है, पराजित करते हैं और क्या कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं इस प्रकार से। और वापस जाने के बाद 1000 ईस्वी में, मतलब कि लगभग 100 साल बाद, फिर से त्रिपुरी के एक शासक कौन रहते हैं, कोकलदेव द्वितीय रहते हैं। ठीक, कोकलदेव द्वितीय रहते हैं और कोकलदेव द्वितीय के जो पुत्र होते हैं कलिंगराज, ये कलिंगराज हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय किसको हम देंगे, कलिंगराज को देंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना ठीक है, कब किया इन्होंने, 1000 ईस्वी में किया। ठीक है, ये इस प्रकार से, चलिए तो ये पूरा इस प्रकार से यहाँ का मतलब कैसे कैसे क्या क्या था मैंने आपको समझा दिया। अब हमको यहाँ पर क्या शुरू करना है कि 1000 ईस्वी से जो हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हो गई। अब कलचुरी वंश की स्थापना होने के बाद यहाँ पर किन किन जगह पर इन्होंने शासन किया और कलिंगराज ने आया, मतलब कलिंगराज जब यहाँ पर आए हैं तो छत्तीसगढ़ के कौन से जगह है जहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया। उसके बाद कौन कौन शासक आए, कैसे कैसे उनका राजधानी परिवर्तन हुआ और इनकी और जो भी विशेषताएं हैं, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, कौन कौन शासक की कौन कौन सी रानियां थी, कहाँ कहाँ इन्होंने युद्ध किया, कौन कौन सा सिक्का चलवाया, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर और हम लोग देखने वाले हैं। तो अब इन सबको हमको बहुत सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके सभी को यहाँ पर विस्तार से मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखिए, अब सबसे पहले तो इनके जो शासक हैं उनके शासकों का नाम आपको याद रखना होगा। अच्छा चलिए, कुछ और डिटेल मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर शासकों का नाम हम लोग देखेंगे। देखिए, इनका जो शासन काल है, इनका शासनकाल हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब कब से कब तक के शासन किया अगर पूछा जाएगा तो शुरू कब से कर रहे हैं, 1000 ईस्वी से कर रहे हैं। 1000 ईस्वी से शासन करते हैं और 1741 तक के शासन करते रहते हैं। ठीक है, 1741 ईस्वी तक क्या करते रहते हैं, ये शासन करते रहते हैं। ठीक है, ये इनका शासनकाल हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट देखिए, मतलब इनमें अगर आपको पूछा जाएगा संस्थापक, तो संस्थापक अभी हम लोगों ने जो कलिंगराज देखा है ना, यही क्या होगा, इसका संस्थापक रहेगा। संस्थापक है कलिंगराज। ठीक, अब इसके बाद इसमें कौन कौन शासक थे उसको हमको यहाँ पर देखना है। बाकी इसमें कौन कौन शासक ने कहाँ कहाँ पे राजधानी परिवर्तन किया है उसको हमको आगे, मतलब जो शासक हैं उनको बताने के बाद आपको मैं बताऊंगा उसको। चलिए तो इसको हटाइए, अब शासक का नाम यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देख लिया, कलिंगराज। ठीक, पहला क्या, कलिंगराज। कलिंगराज के बाद क्या रहेगा, कमलराज रहेगा। ठीक है, कलिंगराज है, फिर क्या है, कमलराज है, और कमलराज के बाद यहां पर क्या आएगा, रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम आएगा। रत्नदेव प्रथम के बाद क्या आएगा, रत्नदेव हो गया है, रत्नदेव है ये।
रत्नदेव प्रथम। अब देखो रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव। रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव, इस प्रकार से है ना। बीच बीच में जो एरो डाल दिया था इसको हटाइए, है ना, टाइम वेस्ट करेंगे फालतू ये। देखिए, तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने 2 शासक देखा, कौन कौन सा? कलिंगराज, कमलराज। इसके बाद कौन? रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव। एक साथ इस प्रकार से याद रखना है, ये अलग अलग शासन किए हैं ना, मतलब कि पहले आए रत्नदेव, फिर आए पृथ्वीदेव, फिर आए जाजल्यदेव। लेकिन तीनों को याद करवाने के लिए मैं वहाँ पर थोड़ा सा क्लोज में लिख दिया हूँ उसको, और ऐसे सेट में हमको अलग अलग करके याद रखना पड़ेगा। तो रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव। फिर यहाँ पर आते हैं रत्नदेव, अब द्वितीय आएगा, ठीक है, ये रत्नदेव द्वितीय। इसके बाद आएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। उसके बाद आएगा जाजल्यदेव द्वितीय। ठीक है, तो रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव फिर से यहाँ पर आ गया। देखो 3 शासक एक साथ, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो पहले क्या आएगा? कलिंगराज, कमलराज, फिर रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव, फिर रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव। ठीक है, पहला 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 पहला, उसके बाद दूसरा दूसरा दूसरा, ऐसे आया। तो रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव। अब इसके बाद अगला जो शासक आता है, यहाँ पर आएगा जगदेव या फिर जगत देव, इसको बोलते हैं। जगदेव आएगा। ठीक है, ये जगदेव आएगा या फिर जगत देव, इसी को बोला जाता है। ठीक, अब इसका जगत देव के बाद यहाँ पर फिर से अब रत्नदेव आएगा। रत्नदेव तृतीय आएगा। रत्नदेव तृतीय, और फिर यहाँ पर इसके बाद आते हैं प्रतापमल। ठीक है, ये प्रतापमल। देखिए, तो ये हम लोगों ने क्या देखा? कितने शासक देख लिए? यहाँ पर पहले तो 2 शासक हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये मतलब कलिंगराज, फिर क्या? कमलराज, फिर रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव, फिर यहाँ पर रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव, फिर यहाँ पर जगतदेव और रत्नदेव तृतीय और प्रतापमल। यहाँ तक हम लोग देखते हैं। देखो, ये जो कलिंगराज है, अभी जो प्रतापमल तक लिखा हूँ ना, ये अभी रतनपुर के जो कलचुरी है उसको मैं यहाँ तक प्रतापमल तक लाकर छोड़ा हूँ। ये 1222 ईस्वी के आसपास तक के शासन करते हैं, और उसके बाद फिर बीच में अंधकार युग आता है। अंधकार युग के बाद फिर से शासकों का जो क्रम है शुरू हो जाता है ना। तो नीचे मैं और लिखूंगा अभी, ये यहाँ तक 1200 ईस्वी तक के यहाँ पर ये पहले ये शासन यहाँ पर किए, उसके नीचे का और भी शासक है जिसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए, ये कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज हम लोग क्या देखा है, मतलब हम लोगों ने क्या देखा है कि 1000 ईस्वी से कलिंगराज शासन करना शुरू करता है। ठीक है, 1000 ईस्वी से ये कलिंगराज शासन करना शुरू करते हैं, और ये 20 साल तक शासन करते रहते हैं, मतलब कि 1020 तक के शासन करते हैं। ठीक है, इतने तक के ये शासन करते हैं। अब इसके बाद 1020 से यहाँ पर ये कमलराज आते हैं, और कमलराज यहाँ पर 1045 ईस्वी तक के ये शासन करते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये कमलराज हो गया। अब इसके बाद रत्नदेव प्रथम आते हैं, तो ये 1045 से शासन करना शुरू करेंगे। ऐसे 1045 से शासन शुरू करेंगे, और ये लगभग
ये कितना 20 साल तक, ठीक है, लगभग नहीं एग्जैक्ट है, 20 साल ये शासन करते हैं, मतलब कितना हो जाएगा ये 1065। ये ऐसे देखो, इसको आपको याद करते ही जाना है ना, मतलब कि कैसे याद करना है। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ 20, ठीक है, 20 हम लोगों ने ऐड किया तो कितना आ गया इतना। इसको हम लोगों ने कितना देखा 20, 25 ऐड किया हम लोगों ने, ऐसे 25 साल ये शासन किए हैं। और यहाँ पर फिर 20 आएगा, है ना, 20 साल ये शासन किया है इस प्रकार से। अब इसके बाद है पृथ्वीदेव प्रथम। तो ये 1065 से शुरू करेंगे शासन करना, 1065 से शासन शुरू करते हैं और ये 1090 तक के शासन करते रहते हैं। ये ऐसे 1090 तक के क्या किए, शासन किए। यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 है ना, तो ये 20 25 है। चले इसको मैं बाद में लिखूंगा, है ना, कब से मतलब कितना कितना डिफरेंस और है उसको। देखो यहाँ पर पहले हम लोगों ने 20 ऐड किया, 20 साल तक कलिंग राज शासन किए हैं, फिर कमल राज शासन किए हैं 25 साल तक, फिर यहाँ पर 20 साल तक शासन कौन किए हैं, रत्नदेव, ठीक है, 45 से लेकर के 65 तक, और यहाँ पर फिर से 25 आ रहे हैं, ठीक, ऐसे फिर से ये 25 साल तक ये शासन किए। तो यहाँ पर ये 25, तो कुल मिलाकर देखोगे तो 20-25 इस प्रकार से हुआ है, ये 20 साल फिर 25 साल फिर 20 साल फिर 25 साल। अब यहाँ पर जाजलदेव प्रथम आते हैं। जाजलदेव प्रथम सब कब शुरू करेंगे, 1090 से शासन करना प्रारंभ करते हैं और ये 1120 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, है ना, मतलब कितना दिन तक, मतलब कितना साल शासन किए, ये 30 साल तक शासन किए हैं। ठीक है, 30 साल तक ये शासन किए। अब इसके बाद कौन है, रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ये 15 साल तक शासन करते हैं। तो ये 1020 से लेकर के 1035 हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, ये 15 साल तक शासन किए हैं ऐसे। इसके बाद ये कौन है, पृथ्वीदेव द्वितीय हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय यहाँ पर कितना देखते हैं, 1135 से शासन करना शुरू करते हैं और 1165 तक के ये शासन करेंगे, है ना, 1165 ईस्वी तक ये कितना शासन कर लिए, 30 साल तक शासन कर लिए ऐसे, प्लस 30, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये जाजलदेव प्रथम। तो ये 1165 ईस्वी से शासन करना शुरू करेंगे। 1165 न लिखिए, इसको 66 लिखा है, क्योंकि ये एक साल बीच में ऐसा कोई विशेष जानकारी नहीं है, है ना, बीच में एक साल इनका आगे पीछे ऐसा होता है। बाकी यहाँ पर 66 से इसका हमको जो बुक है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, डाटा हमको सिर्फ मतलब ऐसे ही देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको बीच के एक साल से डायरेक्ट स्किप करके यहाँ पर 66 में आ करके लिखना है। तो 1166 से लेकर के 1168 ईस्वी तक, ठीक है, ये शासन किए हैं जाजलदेव। और जाजलदेव सिर्फ यहाँ पर कितना देखोगे तो 2 साल शासन कर रहे हैं, है ना, 2 साल शासन कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं जगदेव, है ना, जगदेव या फिर जगतदेव। तो ये 1168 से ये शासन करना शुरू करेंगे जगतदेव, और ये करते रहते हैं 10 साल तक शासन, मतलब कि 1178 तक के ये शासन करेंगे, ठीक, ऐसे। ये कितना शासन किए, 10 साल तक के शासन किए हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आए, रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय कब शुरू करेंगे, 1178 से ये शुरू करेंगे, और 1178 से लेकर के 1198 कितना होगा, 20 साल, ठीक है, ये 20 साल इस प्रकार से यहाँ पर ये शासन किए, ठीक है, प्लस 20 यहाँ पर कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने क्या बताया कि ये जो कितना है 1222, तो ये 1198 तक तो पहुंच गए हैं। तो 1198 से लेकर के कितना हो जाएगा, 1222 ईस्वी तक ये प्रतापमल शासन करते हैं, ठीक है। तो ये 1198 से लेकर 1222 तक के देख लीजिए कितना साल होगा, लगभग ये 24 साल के आसपास होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जितने भी शासक है उसको आप लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जो
अंधकार युग से पहले पहले देखो, प्रतापमल के बाद यहाँ पर मतलब 1222 के बाद यहाँ पर बीच में अंधकार युग आता है, मतलब कि लगभग 200 साल तक, है ना, लगभग 200 साल के आसपास तक कुछ भी जानकारी हमको कलचुरी वंश के बारे में नहीं मिलती छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो इस वजह से इसको अंधकार युग बोल देते हैं। प्रतापमल के आगे का जो समय है उसको, ठीक है, 1222 के बाद वाला जो समय है उसको हम अंधकार युग बोलते हैं। और फिर बीच में अचानक से रायपुर और रतनपुर के दो कलचुरी अलग अलग शाखा में बंट करके हमको दो जगह पर कलचुरी वंश हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि इनके शासकों को आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। ये जो कलिंग राज है और कमल राज है इसको तो एक साथ याद रखेंगे। फिर यहाँ पर रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजलदेव है, फिर यहाँ पर रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजलदेव है, द्वितीय आएगा। फिर यहाँ पर जगत देव है और रत्नदेव तृतीय है और प्रतापमल है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से कलचुरी वंश के जो शासक है उनको आपको याद रखना होगा। यहाँ पर जैसे कलिंग राज को देखेंगे तो 1000 से लेकर के 1020 तक है। इसके फिर मतलब यहाँ पर 1020 से लेकर 1045 तक है, मतलब यहाँ 20 साल, यहाँ पर 25 साल, यहाँ पर फिर 20 साल, यहाँ पर फिर 25 साल, तो 20-25 हुआ, ऐसे 20-25 इसके बाद 30-15-30, ठीक है, 30-15-30, फिर यहाँ पर 2, 10, 20 इस प्रकार से, और यहाँ पर लगभग 24 ऐसे। तो ये इस प्रकार से जितने भी शासक है कलचुरी वंश के उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। ये पूरे के पूरे शासक नहीं है ना, यहाँ पर अभी हम जितने शासक समझे हैं उसमें देखिए अब आगे। और ये जो प्रतापमल है, प्रतापमल के बाद का जो समय है, प्रतापमल के बाद का इधर जो समय हम लोग देखते हैं इसको अंधकार युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अंधकार युग आता है। और अंधकार युग के बाद यहाँ पर फिर से कलचुरी वंश हमको एक बार देखने को मिलता है, मतलब कलचुरी वंश अब यहाँ पर दो भाग में बढ़ जाएगा, दो शाखाओं में बढ़ जाता है ऐसे, और ये हमको अलग अलग दो शाखाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, दो शाखा में इस प्रकार से बढ़ गया। अब एक जो शाखा है वो है रतनपुर का कलचुरी, ठीक है, रतनपुर के कलचुरी। और दूसरा शाखा क्या रहेगा, रायपुर के कलचुरी। ऐसे रायपुर के कलचुरी। अब जो रायपुर के कलचुरी हम लोग देखते हैं, तो रायपुर के कलचुरी में अब यहाँ पर बहुत सारे शासक हैं। मैं शासकों का नाम इतना सारा है कि लिखाऊंगा तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट होगा। तो अगले क्लास में शासकों का नाम आपको एक सीधा पीडीएफ में वहाँ पर मतलब पीडीएफ में बता दूंगा, ये सभी शासक हैं, इसको आप लोग देख लीजिए ऐसा बोल करके। जो इंपॉर्टेंट शासक है उसको मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि एक छोटा सा ट्रिक भी है, जब मैं आपको अगले क्लास में जब मैं इसके मतलब रायपुर के कलचुरी के जो शासक है उसको मैं सबका नाम दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आपको ट्रिक को भी मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे आपको उसको याद रखना है ऐसे बोल करके। तो बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है केशव देव को, ठीक है। केशव देव को हम लोग जानते हैं, और केशव देव जो थे वो कलचुरी मतलब कि खल्लारी से शासन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पहले याद रखेंगे केशव देव, ठीक है, पहले केशव देव, इसको याद रखना है। और ये खल्लारी से शासन करना शुरू करते हैं, ठीक है। महासमुंद में है खल्लारी, ये खल्लारी, तो खल्लारी से ये शासन करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग लक्ष्मी देव देखते हैं। मतलब अब देखो यहाँ पर बहुत सारे शासक है, तो मैं यहाँ शासकों का नाम मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। पहला ये हम लोगों ने केशव देव देख लिया, इसके बाद यहाँ पर और आते जाएंगे, यानी इस प्रकार से यहाँ पर नाम आते जाएगा। इसका मैं सीधा आपको लिस्ट दिखाऊंगा, लिस्ट को आप लोग देख करके वहाँ पर समझ जाइएगा कि ऐसा ऐसा है,
ठीक है। और ये लगभग देखो केशव देव का तो ऐसा विशेष कोई जानकारी नहीं है कि कब से कब तक शासन किए हैं, लेकिन इसके बाद का जो शासक है लक्ष्मी देव, ये ऐसे, ठीक है। तो जो लक्ष्मी देव हैं इनका याद रखिएगा, ये लगभग 1300, ठीक है, 1300 से लेकर 1340 है, 1300 से लेकर के 1340 ईस्वी तक ये यहाँ पर शासन करते हैं, ठीक है। ये लक्ष्मी देव। अब लक्ष्मी देव के बाद और यहाँ पर जो भी शासक आते जाएगा उस सबका मैं नाम यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लास्ट वाला जो शासक है, ठीक है, इस प्रकार से इसका शासकों का नाम और आएगा। अब जो लास्ट वाला जो शासक है अमर सिंह, ठीक है, ये अमर सिंह है। रायपुर कलचुरी का जो अमर सिंह है इसको मैंने यहाँ पर देखो, ये मतलब अंतिम शासक यहाँ पर इसको हम अमर सिंह को बोलेंगे रायपुर कलचुरी का। तो ये 1741 से लेकर के 1753 के आसपास तक ये शासन करते रहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब मराठा पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा कि 1753 तक शासन कैसे करते रहते हैं, फिर कौन आता है जिसकी वजह से इनका जो साम्राज्य है वो मराठों के अधीन चला जाता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो 1753 तक के हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से ये जो कलचुरी वंश है इसको हम लोगों ने देख लिया। बीच का आप देखेंगे तो ये 1200 से लेकर के 1222 से लेकर के लगभग ये 1324 तक का जो समय है यहाँ पर, और जैसे कि यहाँ पर रतनपुर में अपन देखने वाले थे 1495 शुरू हो गए, तो बीच वाला समय अंधकार युग कहलाता है, क्योंकि इस समय कोई भी जानकारी हमको कलचुरी वंश के बारे में नहीं मिलती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर रतनपुर के कलचुरियों के बारे में, ठीक है। तो रतनपुर के कलचुरियों में जो भी शासक है वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन नाम को मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा। इधर भी है जो इंपॉर्टेंट, मतलब रायपुर के कलचुरी के भी शासक हैं उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, उसको जब मैं रायपुर के कलचुरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर उसका नाम लिखवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर रतनपुर के जो कलचुरी उसको मैं यहीं पर लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट इसके बाद हमको रतनपुर के कलचुरी को पढ़ना है, ठीक है। रतनपुर के ही कलचुरी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए तो पहला यहाँ पर जो शासक है वो बहारेंद्र शाह है, ठीक है। क्या है? बहारेंद्र शाह। अब बहारेंद्र शाह के बाद है कल्याण शाह, कल्याण शाह। कल्याण शाह के बाद है लक्ष्मण शाह, ठीक है, लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह के बाद है तखत सिंह, तखत सिंह। और तखत सिंह के बाद आते हैं राज सिंह, ठीक है। तखत सिंह के बाद कौन है? राज सिंह है। और राज सिंह के बाद है सरदार सिंह, जितने भी नाम है सब में सिंह सिंह मतलब लगा हुआ है। अब इसको याद रखने का आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। यहाँ पर देखो, चलो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक को बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो सरदार सिंह हो गया। सरदार सिंह के बाद है बखत सिंह, नहीं बखत सिंह को मत लिखिए, ठीक है, इनका चचेरा मतलब भाई था, इनके रिलेटिव वैसे भाई थे, तो उसको वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा उसके अगले जो शासन किया उसका नाम मैं आपको लिखवाता हूँ। तो सरदार सिंह के बाद है रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। और रघुनाथ सिंह के बाद यहाँ पर मोहन सिंह आएगा, ठीक है, ये मोहन सिंह। अब यहाँ पर इनके समय को लिखेंगे, ठीक है। देखो पहले इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे मैंने, मतलब कैसे आपको इसको याद रखना है। देखो तो ये बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह और लक्ष्मण शाह, ठीक है, ये तीनों को तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, लक्ष्मण शाह ऐसे कुछ याद रख लेंगे कि बाहर जब जाते हैं या फिर घर में जब क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाना क्या बोलते हैं, बहारना बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बहारना बोलते हैं। तो अगर घर में बढ़िया झाड़ू वाड़ू लगा रहे हो, मतलब झाड़ू लगा रहे हो, कब लगाते हैं?
जब कोई दीपावली मतलब कोई अगर त्यौहार आता है तो लगाते हैं, क्या सोच के लगाते हैं, हमारा कल्याण होगा ऐसे सोच कर लगाते हैं। तो झाड़ू लगाने से क्या होता है, कल्याण होता है, और घर में फिर भगवान आते हैं, मतलब कि लक्ष्मण आते हैं, ठीक है, या फिर लक्ष्मी आता है, ऐसे याद रख लेंगे। तो क्या करेंगे, अगर बहारते हैं घर को, झाड़ू लगाते हैं तो कल्याण होता है और फिर हमारे घर में लक्ष्मी आता है, ठीक है, लक्ष्मण सा आता है। ऐसे ये तीनों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर सिंपल इसको ऐसे याद रखिए, देखो यहाँ पर तरास, ठीक है, तराश लिखा हुआ है, ये तखत सिंह है ना, तरास, तरास बना, तरास और इसका रघु मोहन, ठीक है, तो तरास रघु मोहन ऐसे याद रख लीजिए, तरास और ये रघु मोहन, ठीक है, तरास रघु मोहन ऐसे। चलिए, तो ज़्यादा स्पेशल कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण तक के, और इसके बाद यहाँ पर तरास रघु मोहन, इसको याद रख लीजिए ऐसे टाइप से। चलिए, अब देखो ये कब से कब तक शासन किए हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इनका जो बाहर मतलब बाहरन दशाएं का हमको जानकारी मिलता है, वो ये लगभग कितना है, एक मिनट, ये 1495, ठीक है, 1495 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये कब से कब तक शासन किए, इनको हमको लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखवाऊंगा, ये जो मोहन सिंह है इन्होंने कब तक मतलब कब से कब तक शासन किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 1745 से लेकर के 1757 तक, ठीक है, 1745 से लेकर के 1757 ईस्वी तक के ये जो मोहन सिंह है वो शासन करते हैं। यहाँ पर ये जो रघुनाथ सिंह है, रघुनाथ सिंह के बारे में अब थोड़ा सा आपको और जानकारी रखना पड़ेगा। देखो, ये रघुनाथ सिंह है, ये 1732 से शासन करना शुरू करते हैं, 1732 से शासन करना शुरू करते हैं, और 1741 में मराठों का आक्रमण होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। जो मराठा आक्रमण होता है वो 1741 के आसपास होता है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो 1741 को मराठा आक्रमण होता है। अब इसके बाद इधर फिर से जो शासन करते हैं रघुनाथ सिंह, 1745 तक शासन करेंगे, लेकिन 1745 तक मराठों के अधीन रह करके शासन करते हैं, क्योंकि मराठों का आक्रमण हो चुका है, पराजित हो चुके हैं कलचुरी वंश। तो अब क्या, मराठों के अधीन क्या करना पड़ेगा, इनको शासन करना पड़ेगा। तो ये 2 बार शासन करते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, स्वतंत्र शासन करते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो शासन करते हैं वो मराठों के अधीन शासन करते हैं, ठीक है। ये मराठा अधीन रहेगा ऐसे, मराठा अधीन ऐसे। अब ये भी मराठा अधीन है, ठीक है। जब ये मराठों के अधीन आ चुका है यहाँ से यहाँ तक के, तो इधर भी रहेगा, मराठों के अधीन रहेगा, है। जो मोहन सिंह शासन करते हैं वो भी मराठों के अधीन आएगा, और यहाँ पर स्वतंत्र शासन है ना, स्वतंत्र यहाँ पर शासन करते रहते हैं, और वहाँ पर मराठों के अधीन जाकर शासन किए हैं। तो इस प्रकार से ये कलचुरी वंश के जितने भी जो शासक हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या समझा कि शुरू से यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, है ना, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, फिर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव द्वितीय, मतलब द्वितीय आएगा, फिर यहाँ पर जगदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, फिर बीच में अंधकार युग आता है, मतलब कि 1222 से लेकर के 1495 तक, लगभग 2 साल तक अंधकार युग आता है। अंधकार युग के बाद हमको 2 कलचुरी देखने को मिलता है, एक तो रतनपुर शाखा से और एक तो रायपुर शाखा से। तो रायपुर शाखा से केसादेव खल्लारी से, है ना, फिर लक्ष्मीदेव, फिर और दुनिया भर के शासक यहाँ पर आते हैं, फिर अमर सिंह आते हैं जो कि अंतिम शासक, और रतनपुर के कलचुरी के यहाँ पर बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, लक्ष्मण शाह, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, इस प्रकार से ये सब शासक आते हैं, ठीक है। ऐसा टाइप का ये शासक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, कलचुरी वंश में जो अगर राजधानी की अगर मैं बात करूंगा, तो राजधानी में यहाँ पर 4 शासकों का नाम आपको याद रखना होगा। देखो, यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि जो कलिंग राज हैं इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई, तो इन्होंने अपनी राजधानी तुमाड़ को बनाई थी, जब छत्तीसगढ़ वो आए शासन करने के लिए, ठीक। इस प्रकार जब छत्तीसगढ़ ये 1000 ईस्वी में जब ये जो कलिंग राज है जब आए हैं, तो तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। एक मिनट, देखिए,
तो छत्तीसगढ़ में पहले आप याद रखेंगे तुम्माड़ को। प्रथम इनकी जो राजधानी है वो क्या है, तुम्माड़ है। ठीक है, किसने ये तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया, तो कलिंगराज। ठीक, कलिंगराज आए, तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाए छत्तीसगढ़ में। तुम्माड़ कहाँ है, ये कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में तुम्माड़ है, जहाँ पर पाली है ना, पाली के आसपास ही थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको तुम्माड़ मिलेगा। तो ये कलिंगराज तुम्माड़ में अपनी राजधानी बना करके शासन किए। अब इसके बाद रत्नदेव प्रथम, जो रत्नदेव प्रथम है वो यहाँ पर अपनी राजधानी को रतनपुर ले आते हैं। ठीक है, दूसरी इनकी राजधानी क्या हो जाएगा, रतनपुर हो जाएगा। ठीक है, और कौन लाते हैं इसको, रत्नदेव प्रथम लेके आते हैं। रतनपुर, और नाम क्या है इनका, रत्नदेव प्रथम। ऐसे रत्नदेव प्रथम। तो इनकी दो राजधानी हम लोग देख लिए। अब तीसरी इनकी जो राजधानी होती है बहारेंद्र शाह। देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो ये शासक देखा क्या, कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तुम्माड़ को बनाया। ठीक है, कोरबा में है तुम्माड़। छत्तीसगढ़ का आप इस प्रकार से जब नक्शा बनाओगे तो यहाँ पर पहले बनाना तुम्माड़। तुम्माड़ से इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लाया, इस प्रकार से रतनपुर लेकर आया। ठीक है, बिलासपुर में जो रतनपुर है, इस प्रकार से यहाँ पर बिलासपुर के आसपास में रतनपुर है, तो वहां पर अपनी राजधानी लाया। अब इसके बाद यहाँ पर एक शासक यहाँ पर देखने वाले हैं बहारेंद्र शाह। वो बहारेंद्र शाह फिर कोरबा में यहाँ पर छुरी कोस गई, एक जगह छुरी कोस गई, वहां अपनी राजधानी लेकर चले जाएंगे। अब फिर यहाँ पर हम देखने वाले हैं कल्याण शाह। कल्याण शाह यहाँ पर अपनी राजधानी इधर फिर से लेकर आएंगे। मतलब इस प्रकार से गोल इनका राजधानी घूम जाता है। चलिए यहाँ पर लिखते जाएंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा नॉइज बाहर से आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग उसको एडजस्ट करिएगा। देखिए, तो हम लोगों ने क्या समझा कि कलिंगराज देख लिया। अब यहाँ पर जो रतनदेव प्रथम है, इसको मैंने भी समझा दिया। रत्नदेव प्रथम ने इस प्रकार से अपनी राजधानी कहाँ ले आया, ये इस प्रकार से रतनपुर लेकर आ गए, है ना, रतनपुर आ गया राजधानी। अब इसके बाद फिर एक शासक मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा। मतलब ये जो शासक कौन थे, बहारेंद्र शाह। ठीक है, ये बहारेंद्र शाह के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अंधकार युग के बाद का जो समय है ना, ये बहारेंद्र शाह। तो ये अपनी राजधानी को यहाँ पर छुरी कोसगई लेकर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीसरी इनकी जो राजधानी रहेगा वो क्या रहेगा, छुरी कोसगई। ऐसे, ठीक है, ये है छुरी कोसगई। इस प्रकार से। ठीक है, और ये कौन थे, बहारेंद्र शाह। ठीक है, तीन राजधानी अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ये बहारेंद्र शाह। अब बहारेंद्र शाह के बाद फिर से एक शासक आएंगे जो अपनी राजधानी को पुनः यहाँ पर रतनपुर ले आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो राजधानी बनेगा वो क्या बनेगा, चौथी राजधानी बनेगा। चौथी राजधानी मतलब कि चौथी राजधानी नहीं, ये तो रतनपुर ही है। तो लेकिन चौथा यहाँ पर जो शिफ्ट मतलब राजधानी को स्थानांतरित करने वाला जो शासक हम लोग अभी मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कल्याण शाह। तो फिर से ये रतनपुर आ जाता है। तो रतनपुर लाने वाला फिर से कौन है, ये कल्याण शाह है ना, कल्याण शाह। ये ऐसे। तो ये इनका राजधानी परिवर्तन था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कलिंगराज तुम्माड़ में अपनी राजधानी बनाकर शासन किए, है ना। तुम्माड़ में अपनी राजधानी बना शासन किए, तुम्माड़ कोरबा में है। इसके बाद यहाँ पर रतनपुर बिलासपुर वाले क्षेत्र में ये जो रत्नदेव प्रथम है इन्होंने अपनी राजधानी ले आया। ठीक है, कौन है रत्नदेव, ये है रत्नदेव। रत्नदेव प्रथम पहले कलिंगराज, फिर यहाँ पर रत्नदेव शासन किए इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर।
आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो रत्नदेव प्रथम है, ये कुछ दिन तक यहाँ पर तुमाड़ में भी शासन किए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर रतनपुर में अपनी राजधानी लेकर आए हैं। मतलब कि ये 2 राजधानियों से शासन करने वाले शासक है। कौन कौन सा? रतनदेव प्रथम कौन कौन राजधानी शासन किया? कुछ दिन तक तुमाड़, फिर यहाँ पर रतनपुर में। ठीक है, फिर यहाँ पर ये छुरी कोसगाई लेकर चले जाते हैं बहारेंद्र शाह। ठीक है, तो बहारेंद्र शाह जो आते हैं यहाँ पर देखेंगे तो ये रतनपुर के कलचुरी जो हम लोग अंधकार युग के बाद देखते हैं, तो रतनपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर हमको छुरी कोसगाई मतलब यहाँ पर कहाँ है? ये कोरबा में है। ठीक है, कोरबा का जो छुरी है उसी के आसपास में छुरी कोसगाई है। तो वो जो छुरी कोसगाई है वहाँ पर ये बहारेंद्र शाह देखने को मिलता है। मतलब बहारेंद्र शाह ने शासन इस प्रकार से यहाँ पर अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर जो कल्याण सिंह है, फिर वो अपनी राजधानी कहाँ ले आते हैं? रतनपुर ले आते हैं। ठीक है, कल्याण सिंह कहाँ है? ये है कल्याण सिंह, है ना, ये। ठीक है, कल्याण सिंह। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कौन कौन शासक थे, कौन कौन शासकों ने कहाँ कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की, कैसे कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्थापना हुआ, ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में ये जो शासकों के द्वारा क्या क्या काम किया गया है, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा युद्ध लड़ा गया है, और बहुत सारी जो चीजें हैं उसको हमको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, देखो कलचुरी वंश कब से कब तक चला? तो कलचुरी वंश 1000 से लेकर के 1741 ईस्वी तक चला। इसको याद रखेंगे। 1741 में यहाँ पर जो मराठा शासक हैं, मराठा शासक हम लोग देखने वाले हैं। तो मराठा शासकों ने क्या किया? आक्रमण किया रघुनाथ सिंह पर। ठीक है, रघुनाथ सिंह पर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर फिर यहाँ से कलचुरी वंश का अंत हो जाता है। मतलब कलचुरी वंश यहाँ से समाप्त होकर के मतलब मराठों का दिन चला जाता है। कुछ दिन तक मराठों का दिन चलता है और फिर बाद में ये इस प्रकार से पूर्णतः मराठों का दिन चला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी कलचुरी वंश का जो शासक है उसको नाम को देखा और यहाँ पर राजधानी को देखा। ठीक है, राजधानी को ध्यान में रखेंगे, कैसे कैसे इन्होंने राजधानी कहाँ कहाँ पे शिफ्ट किया। मतलब देखो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तो रतनपुर, मतलब ये तो कोरबा, ठीक, ऊपर में 2 कोरबा है और यहाँ पर रतनपुर है। तीन ही जगह है जहाँ पर इनका राजधानी ऐसे बन रहा है। अब आगे जो हम लोग यहाँ पर ये जो रायपुर के कलचुरी हैं, रायपुर के कलचुरी में फिलहाल तो ये पहला राजधानी इनका खल्लारी था, और बाद के जो भी और चीज़ें हैं यहाँ पर रायपुर, उसको बाद में समझेंगे। ठीक है, रायपुर में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन शासकों ने शासन किया उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो इन कलिंग राज, कमल राज, पृथ्वीदेव प्रथम, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे। इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा है, उसको भी हम लोग अलग अलग ऐसे टॉपिक बना कर आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना करके समझ लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।